अगस्त 1947, भारत की आज़ादी का वो पल, लेकिन साथ ही बंटवारे का दर्द और दिल्ली जो नई राजधानी बनने वाली थी, वो इस पूरी उथल-पुथल के बिल्कुल बीच में थी। हाँ, बिल्कुल। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात कर रहे हैं। हमारे पास देखें, दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ नोट्स हैं जो बताते हैं कि कैसे विभाजन ने दिल्ली को सिर्फ नक्शे पर ही नहीं बल्कि उसकी रूह तक को बदल दिया। अच्छा, तो ये सिर्फ तारीखें और घटनाएं नहीं हैं? नहीं नहीं, ये उस बदलाव की कहानी है, लोगों की कहानी है। तो चलिए इन नोट्स में उतरते हैं और देखते हैं कि 1947 की दिल्ली की कहानी ये कैसे बयान करते हैं। कहाँ से शुरू करें? शायद उस अचानक आए बदलाव से? बिल्कुल। आजादी के फौरन बाद शहर में जैसे एक सैलाब सा आ गया। नोट्स में साफ लिखा है, पंजाब से, NWFP जैसे इलाकों से हिंदू और सिख शरणार्थी भारी तादाद में दिल्ली पहुंचे। और रुके कहाँ ये लोग? मतलब इतनी बड़ी संख्या एकदम से आ गई? हाँ, तो शुरुआत में तो कैंप्स में, जैसे किंग्सवे, हडसन लाइन्स, आउटरम लाइन्स और कुछ पुराने इलाके जैसे नबी करीम, वहां भी ठिकाने बने। बाद में तो खैर नई बस्तियां भी बसाई गईं। अच्छा, जैसे राजेंद्र नगर, पटेल नगर। हाँ, बिल्कुल, इंदरपुरी भी, ये सब बाद में बसे। और आबादी पर इसका क्या असर पड़ा? ये आंकड़े तो चौंकाने वाले रहे होंगे। अरे जबरदस्त। नोट्स इस बात पर जोर देते हैं कि 1941 से 1951 के बीच सिर्फ 10 साल में दिल्ली की आबादी लगभग दोगुनी, करीब 90% बढ़ गई। 90%? 10 साल में? बाप रे। जी हाँ। शहर को मजाक में रिफ्यूजीस्तान तक कहा जाने लगा था। पर इसका दूसरा पहलू भी उतना ही अहम है। वो क्या? शहर की मुस्लिम आबादी, उसमें भारी गिरावट आई। अच्छा, कितनी? मतलब पहले कितनी थी और फिर? देखिए, 1941 में दिल्ली में लगभग 33% मुसलमान थे, पर 1951 तक आते आते नोट्स के अनुसार ये आंकड़ा घटकर सिर्फ 5.5% रह गया। 33.5 से सिर्फ 5.5%? हाँ, अनुमान है कि करीब 3.25 लाख मुसलमानों ने शहर छोड़ा। 3.25 लाख, ये तो बहुत बड़ी संख्या है। और ये सब शांति से तो नहीं हुआ होगा, क्योंकि सितंबर 1947 की हिंसा का जिक्र तो अक्सर होता है। शांति से तो बिल्कुल नहीं। नोट्स के मुताबिक सितंबर आते आते हिंसा का रूप बदल गया था। अब ये सिर्फ छिटपुट वारदातें नहीं थीं, बल्कि यूं समझिए योजनाबद्ध तरीके से मुसलमानों के घरों और कारोबारों को निशाना बनाया जा रहा था। किन इलाकों में ज्यादा असर था इसका? करोल बाग, सब्जी मंडी, पहाड़गंज, जहां मिली-जुली आबादी रहती थी, वो इलाके सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। हालात इतने बिगड़े थे कि नोट्स में कनॉट प्लेस की एक घटना का भी जिक्र है, जहां पुलिस का रवैया इतना पक्षपाती था कि नेहरू जी को खुद दखल देना पड़ा। यानी अपने ही शहर में लोग पराये हो गए, शरणार्थी बन गए। बिल्कुल, हजारों लोग शरणार्थी बन गए। पुराना किला और हुमायूं के मकबरे जैसे कैंप खचाखच भर गए। क्या हालत थी इन कैंप्स की? कुछ अंदाजा है नोट्स से? तीखे टेंट, पानी का सिर्फ एक नल, न रोशनी न टॉयलेट की व्यवस्था। ओहो। नोट्स में कृष्णा सोबती के संस्मरणों का भी हवाला है, जो बताती हैं कि कैसे अच्छे खाते पीते लोग अचानक बेसहारा हो गए थे। ये विभाजन का वो चेहरा था जो रातों रात अमीर को गरीब बना रहा था। लेकिन कुछ लोग वापस भी तो आए थे। मुझे याद है मौलाना आजाद की कोशिशों का जिक्र आता है। हाँ, कुछ वापसी हुई। मौलाना आजाद जैसे नेताओं ने कोशिश की, पर यह भी आसान नहीं था। नोट्स बताते हैं कि लौटने वाले कई मुसलमानों ने पाया कि उनके घरों पर शरणार्थियों का कब्जा है। तो फिर क्या हुआ? एक नया संघर्ष शुरू हो गया। बिल्कुल, और यहीं पर वो कस्टोडियन ऑफ इवैक्वी प्रॉपर्टी का रोल सामने आया। अच्छा, वो निष्क्रांत संपत्ति वाला मामला, ये क्या था असल में? जी, ये वो संस्था थी जिसे पाकिस्तान जाने वालों की संपत्ति संभालने का जिम्मा मिला था। उसे निष्क्रांत संपत्ति या इवैक्वी प्रॉपर्टी कहते थे। पर इसमें कुछ गड़बड़ भी हुई। हाँ, नोट्स इशारा करते हैं कि कई बार उन लोगों की संपत्ति भी निष्क्रांत मान ली गई जो दिल्ली में ही थे या वापस आ गए थे। उन्हें साबित करना पड़ता था कि वो यहीं के हैं। तो इसका नतीजा क्या हुआ? लोगों पे क्या असर पड़ा? नतीजा ये कि कई मुसलमान पुराने शहर के कुछ खास इलाकों में सिमटने को मजबूर हुए, जिन्हें मुस्लिम जोन कहा जाने लगा। और दिलचस्प बात यह है कि नोट्स के अनुसार सुरक्षा कारणों से नेहरू जी ने भी इसे एक तरह से जरूरी माना था। ये तो शहर का पूरा सामाजिक ताना बाना ही बदल देने वाली बात हुई। गांधी जी इस सब पर क्या सोच रहे थे? वो तो उस वक्त दिल्ली में ही थे ना। गांधी जी बेहद दुखी थे, बहुत ज्यादा।
नोट्स बताते हैं कि उन्होंने दिल्ली को मुर्दों का शहर तक कहा और शांति बहाली के लिए उन्होंने करो या मरो का प्रण लिया और अनशन पर बैठ गए। उनके अनशन का कुछ असर हुआ? हाँ, काफी असर हुआ। उनके अनशन और फिर उनकी शहादत ने हिंसा को रोकने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। ऐसा लगा जैसे जैसे सांप्रदायिक तनाव की आग बुझ सी गई हो। लेकिन क्या ये शांति स्थायी थी? मतलब क्या सब ठीक हो गया? पूरी तरह नहीं। नोट्स के मुताबिक 1948 में जब कुछ और मुस्लिम पाकिस्तान से वापस लौटने लगे तो तनाव फिर से थोड़ा बढ़ा। क्यों? उन्हें शक की निगाह से देखा जाने लगा। कुछ लोगों ने पाकिस्तानी जासूस तक कहा और भ्रष्टाचार की शिकायतें भी आईं, जैसे कस्टोडियन द्वारा रिश्वत लेकर जब्त किए गए घर लौटाना। तो कुल मिला के ये नोट्स हमें दिखाते हैं कि 1947 दिल्ली के लिए सिर्फ एक राजनीतिक तारीख नहीं थी। ये एक बहुत गहरा मानवीय संकट था। एक ऐसा भूचाल था जिसने शहर की पहचान, उसके लोगों और उसके भूगोल को हमेशा के लिए बदल दिया। सही कहा। शहर का भूगोल बदला, आबादी बदली, समाज बदला और धर्म के आधार पर बस्तियों का बनना, जिसे गेटेटाइजेशन कहते हैं, यानी एक तरह की अलग थलग बसावट जहां एक ही समुदाय के लोग सिमट कर रह गए, ये उसी दौर की देन है। इसने शहर के सामाजिक ताने बाने पर बहुत गहरे निशान छोड़े हैं। वाकई इन दस्तावेजों से उस मुश्किल दौर की जटिलता और मानवीय त्रासदी की एक झलक मिलती है। पर यहाँ एक सवाल जरूर उठता है कि दिल्ली ने बेशक वक्त के साथ बहुत कुछ बदला है, जख्म भरे हैं, पर क्या आज भी शहर के मिजाज में, उसकी बसावट में या लोगों की यादों में उस विभाजन की कोई गूंज बाकी है?